Hello and welcome to the knowledge source. So in this session we'll discuss about African elephants is facing the risk of extinction. So in this session we'll discuss about why African elephants population is declining at very rapid pace, and apart from this we'll also discuss how elephants population, especially if we discuss about African elephant population, has to be revived and what are the ways in which it can be revived, what factors then government can play. So we'll discuss every aspects related to the elephants conservation. So but before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel whose link is being given in the description, so that whatever the new sessions we are taking you can easily get the notification. सो अगर मैं बात करूँ अफ्रीका के जो एलिफेंट्स हैं, अगर मैं बात करूँ ये एशिया के एलिफेंट से डिफरेंट होते हैं, और इनमें जो स्लाइटली अगर बात करूँ जो बॉडी इनकी होती है अफ्रीकन एलिफेंट्स की, वो बहुत ही ज़्यादा बिग होती है एज़ कम्पेयर टू द एशियन एलिफेंट्स। तो इसमें अगर हम देखें कि अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं उनकी जो थ्रेट है वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और लास्ट अगर हम 20 से 30 सालों में देखें जिस तरीके से इनकी पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से डिप हुई है, और जिनके चलते अभी अगर एग्जिस्टिंग सिनारियो में देखें तो इनकी पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सो अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं वो प्रीवियसली एसेस किया गया था, उनकी वो पहले कैटेगरी जो थी IUCN के रेड लिस्ट में वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते थे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट असेसमेंट हुआ है इसमें ये पाया गया है कि जो हमने पहले असेसमेंट किया था जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में इनकी कैटेगरी आती थी अफ्रीकन एलिफेंट्स की, वो इनसे कहीं ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन अभी है, और इनकी पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज हुई है लास्ट कुछ सालों में, और स्पेशली अगर हम देखें लास्ट 1 और 2 डिकेड्स में। और अभी के चलते क्या हुआ है कि इनको जो IUCN के लिस्ट में ऑलमोस्ट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये बहुत ही तेज़ी से इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। सो अगर मैं देखिए अफ्रीकन पॉपुलेशन जो एलिफेंट्स की हैं उनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है ये फॉरेस्ट एलिफेंट्स होते हैं, और दूसरा जो होता है वो सवाना एलिफेंट्स होते हैं। सो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो 2 कैटेगरीज हैं अफ्रीका के एलिफेंट्स की, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली इनमें कोई ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। जो अफ्रीकन या फिर मैं सवाना एलिफेंट्स बात करूं, बुश एलिफेंट्स या फिर जो सवाना एलिफेंट्स जो होती हैं, इनकी साइज जो बहुत ही ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द फॉरेस्ट एलिफेंट्स। और इसके बाद एक और फैक्टर है कि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स जो सवाना के एलिफेंट्स हैं वो स्लाइटली अगर बिगर झुंडों में चलते हैं, वो अपना झुंड एक ग्रुप बना के चलते हैं। और स्पेशली अगर हम देखें फॉरेस्ट एलिफेंट्स जो अफ्रीका के हैं वो स्लाइटली इधर उधर डाइवर्स रहते हैं, एक इनके स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं, और कई बार तो ये अकेले भी पाए जाते हैं। तो अगर इनके इस सिनारियो में हम देखें कि जो फॉरेस्ट जो एलिफेंट्स हैं उनको मारना किसी भी पोचर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट इन द ग्रुप। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक ये भी फैक्टर है कि जो बुश एलिफेंट्स हैं उनकी कई गुना हम देख रहे हैं कि जो पोचिंग की जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फॉरेस्ट एलिफेंट्स। इसका एकमात्र ये कारण है कि जो बुश एलिफेंट्स जो एक ग्रुप में रहते हैं तो पोचर्स को इजीली पता चल जाता है कि वो अभी किस तरीके की ग्रुपिंग्स हो रही है या फिर कहाँ पे इनकी प्रेजेंस है। तो इसमें ये क्या होता है कि पोचर्स जो है इजीली टारगेट कर पाते हैं। तो ये अभी स्लाइटली वेरिएशन हमने देखा कि बुश एलिफेंट्स और फॉरेस्ट एलिफेंट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो अगर हम देखें कि जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो रहा है अफ्रीकन एलिफेंट्स के लिए, उसमें क्या ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं या किस तरीके से इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। देखिए असेसमेंट अगर IUCN ने अभी जो किया है उसमें ये पाया जा रहा है कि जो परसिस्टेंट प्रेशर जो अफ्रीकन एलिफेंट्स पे बन रही हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जो पोचिंग होती है इनकी, जो इनके टस्क होते हैं एलिफेंट्स की फॉर आइवरी, और ह्यूमन इंक्रोचमेंट जिस तरीके से हो रहा है, जिसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज एन इंक्रीजिंग मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट। तो अभी क्या हो रहा है कि जिस तरीके से पॉपुलेशंस हमारी ह्यूमन स्पीसीज की इंक्रीज हो रही है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन एलिफेंट्स की उनकी जो एरियाज हैं उसमें हमें इंक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि देयर इज एन राइजिंग मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट। तो इस तरीके के सिनारियोज हमें देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते भी पॉपुलेशन जो अफ्रीका में जो एलिफेंट्स हैं उनकी डिक्रीज हो रही है। इसके बाद जो स्टेटस देखें फॉरेस्ट एलिफेंट की, अभी के टाइम पे बहुत ग्रेव सिचुएशन है, और इनको लास्ट अगर हम कुछ सालों में देखें कि जो वल्नरेबल कैटेगरी में थी उनको अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ला दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट कोई वो अभी आने वाले कुछ सालों में मे बी एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं अगर हमने अभी टाइम रहते इन पे वर्क नहीं किया, इनकी जो पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए।
तो अगर देखें सवाना एलिफेंट जो है उनको एक क्लासिफाइड जो इनको इनमें अगर हम देखें कि इनका क्लासिफिकेशन जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में लिखा है, और ये थोड़े से स्लाइटली सीवियर हैं एज कंपेयर टू द बुश एलिफेंट्स। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स फॉरेस्ट एलिफेंट से सवाना एलिफेंट की थोड़ी सी स्लाइटली अगर बात करूं पोचिंग की जो कैपेबिलिटीज या फिर जो रेट है वो कम है। तो ये कुछ ऐसे अभी देख रहे हैं हमने जो पॉपुलेशंस जो अफ्रीकन एलिफेंट्स की डिक्रीज हो रही है। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो एलिफेंट्स हैं अफ्रीका में किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स हुए हैं उनके पॉपुलेशंस राइट आफ्टर द 1979, यानी कि 4 दशक में हम देखेंगे कि इस तरीके का पॉपुलेशन अफ्रीकन एलिफेंट का रहा है। सो देखिए 1979 में 1.3 मिलियन था पॉपुलेशन अफ्रीकन एलिफेंट्स की। 1989 अगर हम देखें वहां पे 1990 तक आते हुए उनकी जो पॉपुलेशन थोड़ी सी रिकवर हुई, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि 1997 से 2000 के बीच में कुछ जो कंट्रीज हैं जिसमें कि बोट्सवाना हो गया, नमीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ये कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि पॉपुलेशन जो इनकी डिक्रीज हो रही थी अफ्रीकन एलिफेंट में, उन्होंने अच्छा काम किया और उसमें रिड्यूस जो स्टॉप चेकिंग द पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट्स उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाया। 2002 में वन ऑफ द सेल्स जो कि अफ्रीकन एलिफेंट्स जो वहां पे हम देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन जिस तरीके से डिक्लाइन हो रही थी, उसमें हमने क्या देखा कि जो आइवोरी जो है वो जिसकी ट्रेड इलीगल ट्रेड होती थी अफ्रीका, जो भी तस्कर्स थे एलिफेंट्स के, उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज का एक कोलैबोरेशन होता है, जहां पे हम देखते हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन को रोका जाए इनकी जो जिस तरीके से डिक्लाइन हो रही है। तो अगर हम देखें अप्स एंड डाउन्स इतने इसमें कहीं ज्यादा हम देख रहे हैं कि जो 60,000 तक पॉपुलेशन डिक्रीज हो चुकी थी बाय द ईयर 2022, और इसमें अगर हम देखें 2022 तो अभी देखें हम कि अभी की जो सिनारियो है जहां पे 2020 में ये पॉपुलेशन बहुत ही इनकी रैपिड तरीके से डिक्लाइन हो चुकी है, और ये एक वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है। सो अगर हम देखें कि अभी किस तरीके से अफ्रीकन पॉपुलेशन जो है एलिफेंट्स की उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लगा के या फिर जो ये अगर बात करूं मैं कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करके इनके एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है उनको डिक्लाइन होने से बचाया जा सकेगा। देखिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि एक बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए जहां पे डिफरेंट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, मैं अगर बात करूं जहां पे आप कोई भी मैन का सहारा लीजिए, कोई भी कम्युनिटी का सहारा लीजिए, किसी भी टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, किसी भी आर्मी का सहारा लीजिए, तो इसके अंदर एक टोटल थ्रू आउट 24/7 एक वॉच करने की जरूरत है कि किस तरीके के एरियाज में कहां पे पोचिंग हो रहा है। इसमें आप ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं, इसमें आप ह्यूमन कैपेबिलिटीज की यूज कर सकते हैं ताकि जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उनको इस पे बहुत ही जल्दी इस पे रोका जाए। इसके बाद अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि नामीबिया में जो कंट्री हमने देखा वो एक एक्सेप्शन है अगर बाकी सारे अफ्रीकन कंट्रीज के एक एग्जांपल में, कि वहां पे पॉपुलेशन जो है अफ्रीकन एलिफेंट्स की वो इंक्रीज हुई है इसके बजाय कि वो डिक्रीज बाकी सारी कंट्रीज में हुई है। इसका एकमात्र ये कारण था कि वहां पे कम्युनिटी पे ध्यान दिया गया, किस तरीके कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए। जैसे कि वहां पे अगर मान लो अगर कोई टूरिस्ट आता है तो विलेजर्स वहां पे टूरिस्ट को उस प्लेस तक ले जाते हैं जहां पे वो एलिफेंट्स को वाइल्ड नेचुरल हैबिटेट में देख सकें। तो इससे क्या होता है कि उनको जो कम्युनिटीज हैं उनको एक रेवेन्यू सोर्स मिलता है, जिसके चलते वो एक्सेस उस पर ध्यान देते हैं कि किस तरीके से एलिफेंट पोचिंग को रोका जा सके, किस तरीके से एलिफेंट कम्युनिटी को बचाया जा सके, किस तरीके से जो मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट हो रहा है उन पे चेक लगाया जा सके। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हम देख रहे हैं जिसके चलते नामीबिया जो बहुत इस पे अच्छा वर्क कर रहा है। इसके बाद कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई बार ये वर्ल्ड मार्केट में ये बहुत एक कॉमन परसेप्शन भी बन चुका है कि जो इवोरी की जो इलीगल टस्कर्स जो जो इसकी ट्रेडिंग होती है उसको लीगलाइज्ड लगा दिया जाए, लीगलाइज्ड फॉर्म में ला दिया जाए। और इससे क्या हो सकता है कि मे बी एक काउंटर इंट्यूटिव ओपिनियन है, लेकिन इससे क्या होगा कि लीगलाइज करने से टस्क का क्या होगा कि मेनी ऑफ द रेकलेस जो क्राइम्स और एक्शंस जो कमिट किए जाते हैं ये वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड एलिफेंट्स के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सकेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो पोचर्स हैं उनको तो टस्क से मतलब है। लेकिन इससे क्या होता है
कि हम कोई भी जो रेग्रेसिव सोसाइटी में एक सिन है उसको हम बढ़ावा देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी भी बोरी को काट के आप अगर उसकी ट्रेडिंग में उसको लीगलाइज्ड फॉर्म में लाते हैं, तो आप एक ह्यूमन स्पेसीज की जो लिविंग आइडेंटिटी है या फिर जो लिविंग राइट्स है उसके अगेंस्ट हम जाके ये सब काम कर रहे हैं। इसके कई बार ह्यूमन क्राई भी हुआ है कि इस तरीके के सिचुएशंस क्यों ऐसे ओपिनियन हमारे कम्युनिटी में आ रहे हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन से देखें तो हम अल्टीमेटली जो इस तरीके से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उसके लिए हमें कोई भी ऐसा स्टेप्स अगर लाने की जरूरत है तो वो हमें करने की जरूरत है। So I really hope you guys have understood the concept of declining population of the African elephants. So that's it for today. Thank you as always for joining.